नमस्कार, जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज संपन्न हुआ। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। बात करें अगर राहुल गांधी की, शशि थरूर की, हेमा मालिनी जैसे दिग्गजों की किस्मत इस वक्त ईवीएम में कैद हो गई है। अगर बम्पर वोटिंग की बात करें तो त्रिपुरा में बम्पर वोटिंग हुई है, जबकि महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में वोटिंग का मतदान का जो प्रतिशत है वो कुछ कम रहा है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। चतरा से कालीचरण सिंह ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन में भारी भीड़ उमड़ी। बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी वहां पहुंचे, जमकर विपक्ष पर हमला किया, विपक्ष पर निशाना साधा। आज की जो सबसे बड़ी चुनावी हलचल रही वो ये रही कि ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, क्लीन चिट दे दी। चुनाव ईवीएम से ही कराया जाएगा। बैलेट पेपर का युग अब लौट कर वापस नहीं आने वाला है। बैलेट पेपर का युग गुजर गया, अब यह युग वापस नहीं लौटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जब भी चुनाव होंगे अब ईवीएम में भी होंगे, लेकिन हां, उसमें एक जरूर सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाल दिया है कि उम्मीदवारों को अगर शिकायत होती है तो अपने खर्चे पर 7 दिन के भीतर परिणाम के 7 दिन के भीतर वो आग्रह कर सकते हैं, जांच करवा सकते हैं ईवीएम की। और लेकिन उसका जो कॉस्ट लगेगा, उस पर जो खर्च आएगा, उसकी जिम्मेदारी उम्मीदवार पर होगी। और अगर ईवीएम में छेड़छाड़ की गई तो राशि वापस की जाएगी अगर छेड़छाड़ निकली तो, लेकिन अगर छेड़छाड़ नहीं निकली तो राशि जब्त कर ली जाएगी। जनादेश में इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बात करें रांची के रण पर तो रांची के रण में संजय सेठ और यशस्विनी आमने सामने हैं। वहीं दुमका के दंगल में सीता सोरेन और नलिन सोरेन आमने सामने हैं। गिरिडीह के रण की बात करें तो चंद्रप्रकाश चौधरी और मथुरा प्रसाद महतो आमने सामने हो गए हैं। हजारीबाग के रण में बीजेपी से मनीष जायसवाल और कांग्रेस से जेपी पटेल, भाजपा के सचेतक रहे जेपी पटेल। खूंटी में अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा आमने सामने हैं। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह आमने सामने हैं। सहयोगियों से जुड़ते हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र से राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, चुनावी हलचल तेज हो गई है। रांची सीट की अगर बात करें तो एक तरफ संजय सेठ हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं, दूसरी बार सांसद का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दूं कि 2019 में सांसद राम टहल चौधरी का टिकट कटा और संजय सेठ को टिकट दिया गया। संजय सेठ ने चुनाव जीता। इस बार उनका मुकाबला कद्दावर नेता, कांग्रेस के कद्दावर नेता सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय से है। पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, नारी मामले में और बच्चों के मामले में काम कर चुकी है, काफी तेजस्वी है। अगर कहा जाए तो तेजस्विनी भी है, यशस्विनी तो नाम उनका बेहतर ही है, लेकिन टकराव निश्चित है भाजपा और कांग्रेस में इस बार। राजेश, हाँ बिल्कुल, जो अभी सीधा सीधी मुकाबला दिख रहा है तो वो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। ठीक है कि यशस्विनी सहाय नई है और लेकिन वो कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की सुपुत्री रही है और कांग्रेस का बैनर है। इसमें ये जो है, इसमें पूरा काडर होगा और गठबंधन के जो घटक दल हैं वो सभी सहयोग करेंगे। अब देखना होगा कि कैसा मुकाबला होता है। ये तो धीरे धीरे हम लोगों को महसूस होने लगेगा जब चुनाव प्रचार और तेज होगा। फिलहाल देखिए, हम करमटोली में हैं और यहाँ पर कई लोग हैं जो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या है चुनाव का माहौल। अच्छा, ये बताइए कि माहौल कैसा लग रहा है? थोड़ा मूवमेंट बढ़ा है, हलचल बढ़ी है? देखिए, वो चुनाव तो क्लियर है कि मोदी जी का जो उन्होंने नारा दिया है कि 400 पार, तो जनता में उमंग है, उत्साह है कि फिर से एक बार मोदी जी को लाना है। और मोदी जी से आग्रह है कि वो जो धीरे धीरे विपक्षियों को झटका देते हैं, इस बार तीसरी बार आने के बाद एक साथ ही पूरी फिल्म रिलीज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब वो जो ट्रेलर कह रहे हैं वो ट्रेलर नहीं, फुल फिल्म चाहिए। आप बताइए, क्या मोदी का कामकाज अच्छा रहा है? बहुत अच्छा रहा है। चुनाव तो एक तरफा है मोदी जी की तरफ से, विपक्ष केवल नाम के लिए लड़ रहा है कि विपक्ष अगर जमानत जब्त भी करा ले यहाँ रांची लोकसभा में तो बहुत ज्यादा है।
राजेश, मोदी के कामकाज पर बात करेंगे। राजेश, मोदी के कामकाज पर बात करेंगे तो देश में तो मोदी की गारंटी चल रही है। बात होनी चाहिए सांसद संजय सेठ के कामकाज पर कि संजय सेठ से कितने संतुष्ट हैं। यह सत्य है कि अगर आपके सांसद लोकसभा में मोदी को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यह भी सच है कि क्षेत्र के लिए काम करने का दायित्व, जिम्मेदारी सांसद को मिलती है। संजय सेठ से कितने संतुष्ट हैं लोग? कितनी बार क्षेत्र में संजय सेठ ने दौरा किया है? सवालों पर इस तरीके से आइए कि जनता तक बिल्कुल पारदर्शी जवाब जाए। राजेश, देखिए अभिषेक, हम मुद्दे पर वही पहुंच रहे हैं। देखिए, मोदी प्रधानमंत्री अगर बनाना चाहते हैं तो एक एक करके पूरा कुनबा जुटता है। यानी आप जो स्थानीय सांसद हैं जो एक बार फिर से मैदान में हैं, उनका कामकाज कैसा रहा है? उनका कामकाज भी बहुत अच्छा रहा है, सांसद जी का भी। और देखिए, सेंट्रल से जो भी कार्य, जो भी योजना आए हैं, उनको धरातल पे पहुंचाने का काम किए हैं। और जहां नहीं पहुंचे हैं वो प्रयास करते ही रहते हैं। रांची के जो सांसद है माननीय संजय सेठ जी, वो हमेशा कामकाज ठीक रहा है। आप बताइए, आप आइए, कैसा रहा है आपके सांसद का कामकाज? बहुत अच्छा रहा है। क्या समस्याएं दूर हो गई? 5 साल वो रहे हैं, बहुत समस्या दूर हुआ, और जो नहीं हुआ है भी है, प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द उस समस्या का समाधान हो जाए। रेलवे में भी बहुत तरह का शिक्षा है, बहुत तरह का हर विभाग में वो काम कर रहे हैं। किया। अच्छा, आप आइए, आप युवा हैं, आपको लग रहा है कि अच्छा काम किया है आपके सांसद ने? देखिए, ये पूरे भारतवर्ष को बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज भारत देख रहा है कि कैसे भारत आत्म स्वाभिमान और गौरव के साथ खड़ा है पूरे विश्व पटल पर। आज भारत कभी ना कभी अपने रक्षा के औजारों को बाहर से एक्सपोर्ट करने का काम करता था। आज भारत स्वयं ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का और उसको बाहर एक्सपोर्ट करने के विषय में जानना चाहेंगे। आपके सांसद ने ठीक काम किया, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे? जी, आप देख सकते हैं अभी अपने रांची में 3-3 फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जो कि रांची वासियों का कभी सपना रहा था कि कभी वो फ्लाईओवर्स देख पाएंगे। अभी तीनों फ्लाईओवर बन रहा है, हर गली कोचे में अच्छे सड़कें हैं, अच्छे से काम हो रहा है। आप बताइए, आपके सांसद ने कैसा काम किया है? उनका काम सराहनीय रहा है। आप देखेंगे कि सांसद का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। उन्होंने सांस्कृतिक हो, जैसे कि यहाँ का लोकल कल्चर है, उसको एकत्रीकरण करने के लिए उन्होंने रांची में एक आयोजन किया था। जो हमारे मान लेते लोकसभा जो क्षेत्र हमारा है, ईचागढ़ है, सिल्ली है, रांची है, हटिया है, सभी वहाँ में जो सांस्कृतिक कलाकार हैं उनको रांची में एक मंच देकर उन्होंने कार्यक्रम कराया। और ये मैसेज जो था वो मोदी जी तक गया। फिर उनका एक पुस्तक संग्रहालय है जो गरीब बच्चों को पुस्तक उनके द्वारा दिया जाता है। मान लीजिए, मैं ठीक काम किया, जी, हर क्षेत्र में काम किया। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है कि मुकाबला कैसा होगा संजय सेठ का यशस्विनी सहाय से, चूंकि वो कांग्रेस की हैं? उनके सामने कोई नहीं टिक सकता है। सामने संजय सेठ के सामने वो जितने भी काम किए हैं वो बहुत सराहनीय काम किए हैं। अभी तक आप देख सकते हैं रांची लोकसभा में जितने भी दूरी में, चाहे सिल्ली जोड़ लीजिए, जहाँ भी देखना है, पूरे क्षेत्र में सब जगह काम किए हैं। अभी तक उनका जहाँ तक शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। और आइए, आपको लग रहा है कि आपके सांसद ने बढ़िया काम किया है? हाँ, हमें लगता है हमें सांसद ने बहुत बढ़िया काम किया। बनाइए आप। लोकप्रिय है और हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता का समस्या को सुनते हैं, जनता की समस्या का हल करते हैं। हमारे सांसद बहुत अच्छे काम किए हैं अभी तक। अच्छा काम किए। इधर आइए भाई साहब, आप कौन सा सांसद, यहाँ के सांसद कौन है आप जानते हैं ना? संजय सेठ। ऐसा काम किया है? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया काम किए हैं, काम भी कर हो भी रहा है। रोड, नाली, फ्लाईओवर सब उसी का देन है। और जो एक सामाजिक समरसता बनाते हुए डेवलपमेंट का काम किया उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक को लेके ही चलते हैं, समाज को साथ में ही लेके चलते हैं। आप आइए, आपको लग रहा है कि संजय सेठ ने बढ़िया काम किया? जी, बहुत बढ़िया काम किया सर, बहुत बढ़िया। किसी से शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं सर। देखिए अभिषेक, ये यहाँ पर जो है एक तरफा मामला दिख रहा है। अभी तक कोई किसी ने शिकायत नहीं की है और सब लोग यह जानते हैं और मानते हैं कि देश का कि जो बागडोर है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में होनी चाहिए। तो जो माहौल यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो यह है कि संजय सेठ अच्छे जनप्रतिनिधि रहे हैं और एक बार फिर उन्हें लोग आशीर्वाद देने के मूड में हैं। बिल्कुल आशीर्वाद देने के मूड में है। राजेश, अगर बात करें सांसद के कोष की तो प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ का कोष सांसद को मिलता है। लगभग 25 करोड़ रुपए सांसद को 5 साल में एक बार मिलते हैं, 5 साल में मिलते रहते हैं, जिसको वो अलग अलग निधि में खर्च करते हैं। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, काफी करीब से सांसद संजय सेठ को जानते हैं, जरा सवाल पूछिए एक बार कि सांसद संजय सेठ ने क्या क्षेत्र में विकास किए हैं, क्या डेवलपमेंट के काम किए हैं,
कैसे कोई भवन बना है, कोई अस्पताल बना है, किस चीज का निर्माण हुआ है, जिसको दर्शकों तक हम पहुंचा सके कि ये सांसद संजय सेठ का किया हुआ है। राजेश, अच्छा, हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि सांसद संजय सेठ ने स्पेसिफिक रूप से क्या क्या काम किए हैं जो आप गिना सकते हैं कि उन्होंने ये काम किया? यहाँ पर बहुत सारे उन्होंने वंदे भारत ट्रेन दिया है रांची रेलवे स्टेशन से। कई राज्यों में है जहाँ बीजेपी की सरकार ना है, वहाँ भी है, बीजेपी के सांसद नहीं है, वहाँ से भी चल रही है। नहीं, रेलवे स्टेशन का जो सुंदरीकरण है वो बहुत, जो फ्लाईओवर है उन्हीं का देन है, और भी बहुत सारे जो कार्यक्रम है, जो यहाँ पर योजना है, करीब 10,000 करोड़ से ऊपर का योजना यहाँ पर लाए हुए हैं भारत सरकार से लेकर, तो ये संजय सेठ जी का ही देन है। आइए सर, आपको लग रहा है कि आपके सांसद संजय सेठ हैं? जानते तो हैं। कैसा काम किया है उन्होंने? थोड़ा सा आगे आइए। हाँ, अच्छे काम किए हैं। ठीक काम किए हैं, जैसे कुछ गिनाइए आप, कौन कौन सा काम किए 5 साल में? ये हमारे बंधु हैं, ये बताएंगे। अच्छा, आप विशेष नहीं, आप आइए, आप गिनाइए क्या कौन कौन से 2-4 ऐसे काम जो बिल्कुल आप जिनको उपलब्धियों में गिना जाए उनके लिए किए हैं। सबसे पहले कि हम बता देना चाहते हैं, कोरोना काल में पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से त्रासदी आई थी और लोग ग्रस्त थे, उस समय भी हमारे सांसद जी हम लोगों के बीच विभिन्न प्रकार के सहायता करते हुए उपलब्ध रहे, और उनके द्वारा बहुत से हॉस्पिटल में कोरोना काल में सहायता की जो होती है राशि दी गई, जिससे वैक्सीनेशन के समय मान लीजिए किसी को अन्य चाहिए था और भी कुछ सहायता खाद्य का था, वो चीज के रूप में हम आपसे जानना चाहिए। आप आइए, आपको लगता है कि गिनाने लायक, जिसको लगे कि हाँ रांची को ये चीज मिली है? देखिए, सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और बहुत सारे सांसद हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन संजय सेठ जी का यह उपलब्धि है कि उनका खुद का तबीयत कोरोना के बाद बहुत खराब था और उसमें भी वो लोगों के साथ लगे रहे, और हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं, सोशल मीडिया में भी चला है, अखबार में भी, कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री जो बीमार होता है उसके लिए पैसा सरकार से इलाज कर उससे दिलवाया। वो इनका बहुत बड़ा उपलब्धि है, बहुत सारे लोगों को दिलाया है। और सांसद जी हमेशा कि काम करना सबके लिए एग्जैक्ट बस की बात नहीं है कि एकदम हर चीज कर ले, लेकिन बहुत सारा काम उन्होंने खुद से लग भिड़ के, जैसे रेलवे का हो या जो भी बड़ा योजना हो, रातू रोड पे फ्लाईओवर में, या फिर जो भी हो, अपने स्तर से लगे रहते हैं। और उनके घर पर जाइए तो वो मिलते हैं लोगों से, मिलते जुलते रहते हैं। आपके गली मोहल्ले आते हैं? हाँ, गली मोहल्ले तो आप हमेशा आप नहीं कह सकते, लेकिन वो हमेशा बुलाने पर पूरा प्रयास करते हैं। सांसद जी को 100 में हम लोग 80 से 90% दे सकते हैं कि वो हमेशा उपलब्ध रखते हैं। 100% तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किया है। अपने बीमार होते हुए भी हजारों लोगों को उन्होंने इलाज कराया दिल्ली में। मैंने भी उनसे प्रयास किया, 2 लोगों का हुआ है, और लगे रहते हैं, यही बहुत बड़ा चीज है। फर्ज बनता है, सुख में लगे रहते हैं। आप आइए, आप युवा हैं, आपको लग रहा है कि सांसद संजय सेठ ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर ऐसे कुछ शैक्षणिक संस्थान बनवाए हैं या उसे लाने का प्रयास किया है? एकदम बिल्कुल किया है। अभी जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बात कर रहे हैं, तो अब रांची कहीं ना कहीं एक स्मार्ट सिटी की रूप में विकसित होने जा रही है आने वाले समय में। और आप जहां शिक्षा के तौर पे बात करेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा अभी नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। आज कहीं ना कहीं पूरा विश्व नई शिक्षा नीति को सराहनीय कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं उसको तारीफ कर रहा है, उसमें अपना कल्चर को प्रमोट किया गया है। तो इसके लिए युवा जो है एकदम अपने सांसद के साथ है, अपने मोदी जी के साथ है। तो देखिए अभिषेक, इन लोगों की बात है कि संजय सेठ ने जो यथासंभव एक सांसद की भूमिका होती है वो उस पर उन्होंने काम करने का प्रयास किया है। इनकी नज़रों में वे सफल एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, और 100% काम नहीं होता है, ये अलग बात है, लेकिन एक शिकायत जो है उनकी रही है कि वो सभी जगह उपलब्ध नहीं रहे, जो इन लोगों ने खारिज किया है कि नहीं, वो जब भी ज़रूरत पड़ी है वो आते रहे हैं, लेकिन अपनी उपलब्धता वो सुनिश्चित करने का प्रयास करते रहे। अभिषेक, राजेश, आप अपने आसपास के लोगों को यह बता दें कि सांसद संजय सेठ के बारे में मैं कुछ चीजें बता देता हूं। अपनी सांसद निधि का 100% संजय सेठ ने खर्च किया है। इसके अलावा अगर संजय सेठ की उपस्थिति देखें तो लोकसभा में, सदन में उनकी 85% उपस्थिति रही और 95% भागीदारी रही है। इतना ही नहीं, अपने क्षेत्र के लिए अगर बात करें रांची लोकसभा की, तो 3 वंदे भारत ट्रेन संजय सेठ लेकर आए हैं, जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं, और 2400 करोड़ रुपए की लागत से
अलग अलग जगह पर स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया गया है। झीरी में डंपिंग यार्ड का प्लान है, वाटर फिल्टर प्लांट का प्लान है, और भी कई प्लान हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में है, जिस पर काम चल रहा है। तो काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर, कई काम हैं जो अधूरे हैं, कई काम हैं जो किए जा रहे हैं। लेकिन सदन की भागीदारी की बात करें तो सदन की भागीदारी में संजय सेठ अव्वल पर चल रहे हैं। 95% भागीदारी है। क्षेत्र के सवाल लेकर सदन तक जाते हैं, क्षेत्र की जनता के लिए विकास की धारा बहाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुकाबला इस बार जिससे है निश्चित तौर पर नहीं है, राजनीति के क्षेत्र में नहीं है, लेकिन उनके पिता की राजनीतिक पहचान है। कई बार के वो भी सांसद रहे हैं, काफी क्लोज फाइट रहा है दोनों के बीच में। यशस्विनी सहाय उभरता हुआ नाम है। युवा जो है कहीं ना कहीं युवा भी टर्न कर रहा है, युवा भी ये चाह रहा है कि चेहरे बदले, एक ही चेहरे पर दांव कब तक लगेगा। लेकिन मोदी की गारंटी भी एक तरफ है कि देश को एक सशक्त प्रधानमंत्री की जरूरत है। बड़ा 22 लाख वोटर्स और दोनों नए चेहरे। 6 विधानसभा क्षेत्र है धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। 22 लाख वोटरों को फैसला करना है। और अब तो आज तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दे दिया कि फैसला ईवीएम में ही कैद होगा। जनता का विश्वास और इनकी किस्मत, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में ही कैद होगी। 22 लाख वोटर्स हैं। धनबाद लोकसभा सीट की बात करें तो 13 बार चुनाव हुए हैं आजादी के बाद से अभी तक। 7 बार भाजपा ने बाजी मारी है, 3 बार कांग्रेस ने बाजी मारी है, लेकिन 3 बार निर्दलीय प्रत्याशी भी वहां से चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए धनबाद का आकलन बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता। इस बार का जो चुनाव है वो भाजपा के ढुल्लू महतो के साथ बिल्कुल नई प्रत्याशी हैं अनुपमा सिंह। राजनीति में नहीं है लेकिन शिक्षित हैं, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई की है, काफी अनुभवी परिवार है, घराना है। स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की बहू है, बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी है। निश्चित तौर पर राजनीतिक उनको पूरी तरीके से आधार मिला है और काफी कुछ है राजनीति में उनके पास आजमाने के लिए, और राजनीति में ऐसे लोगों का स्वागत भी किया जाना चाहिए। ढुल्लू महतो है दूसरी तरफ, जो कि विधायक रहे भागमारा के। वो भी अपने क्षेत्र में खासे लोकप्रिय हैं। कई तरह के मामले हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं। इस बीच जनता क्या राय करती है, दोनों प्रत्याशियों के पीछे क्या राय कायम करती है, भावना? देखिए, अभी आपको बता दूं कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में मैं पहुंच चुकी हूं। पीएन सिंह जो है वर्तमान में सांसद है, लेकिन भाजपा ने ढुल्लू महतो पर भरोसा जताया है और उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। फिलहाल अगर एक तरफ हम देखें तो ढुल्लू महतो का भी राजनीतिक करियर जो है खासा अच्छा रहा है, क्योंकि लगभग 2 बार भाजपा की टिकट से वो बागमारा में लड़े और इससे पहले किसी और पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, यानी कि 2009, 2014 और 2019। और वहीं अगर आप पीएन सिंह की बात करेंगे, जिस तरीके से अभी भी आपने समीकरण बताया, वही समीकरण काफी हद तक जो है ढुल्लू महतो का भी रहा, अगर हम समय सीमा को लेकर चले। लेकिन अब बात आती है अनुपमा सिंह की। अनुपमा सिंह एक नया चेहरा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जनता जो है वो पुराने मुद्दों को देखते हुए इस बार अपने नेता का चुनाव करती है, या इस बार नया समीकरण बनते हुए नजर आता है? फिलहाल क्योंकि मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, बिना देरी करे अभिषेक सीधा जोड़ लेते और समझ लेते हैं कि इस बार जो धनबाद की कंडीशन है वो क्या कहती हुई नजर आ रही है। जी, धनबाद का कैंडिडेट लोकल लीडर दिया है, दोनों लोकल कैंडिडेट को दिया है, कांग्रेस और ढुल्लू महतो। लेकिन लड़ाई है 50-50 का। हाँ, संघर्ष होगा, दोनों में कांटे का लड़ाई होगा। अब पब्लिक किसको वोट देगा ये तो अभी गोपनीय है। चलिए, लेकिन अनुपमा सिंह की बात करें तो कोई राजनीतिक करियर अगर उनका देखे और वहीं कंपैरेटिवली हम ढुल्लू महतो का देखे, तो किसका पलड़ा आपको भारी लगता है? ढुल्लू महतो जी बहुत एक्सपीरियंस हैं, वो विधायक हैं यहाँ के और लोकप्रिय भी हैं। पूरा धनबाद में उनका छवि बहुत अच्छा है और धनबाद में छवि अच्छा है, वो काफ़ी मिलनसार भी हैं। और जो अनुपमा सिंह हैं वो नई कैंडिडेट है, उनसे हम लोग का मतलब जो मुलाकात नहीं हुई है। हाँ, नया चेहरा वर्सेस पुराना चेहरा, किसको देखते हैं आप? हम लोग ढुल्लू महतो को। कारण क्या है? वो हम लोग का लोकल में आते हैं, इसलिए। कोयले की खदानों का क्षेत्र कहा जाता है धनबाद को। पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो धनबाद की जनता क्या कहती है अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो? ढुल्लू महतो जी करेंगे, हमारे नया चेहरा है सांसद के लिए, और खास करके धनबाद में नया चेहरा को हम लोग नहीं दे रहे हैं, ढुल्लू महतो को देख के ही वोट देना है जी। बागमारा में जिस तरीके से काम किया है, क्या धनबाद की जनता ढुल्लू महतो को वैसे हजम कर पाएंगी, समझ पाएगी, उनके समीकरण को देख पा रही है जनता? बागमारा में भी तो ठीक ही काम किए, राम मंदिर भी बनाए हैं बागमारा में, सब कुछ ठीक ही कर रहे हैं। अयोध्या में भी राम मंदिर बना? हाँ, अयोध्या में बना है, वो तो मोदी जी नहीं, वो पूरा देश का बना है। यहाँ वो पर्सनल अपने बना। राम मंदिर का जो मुद्दा है इस बार चुनाव का मुद्दा है क्या धनबाद के लिए? ना, धनबाद
आपके लिए बेसिक मुद्दे क्या है? इस बार मुद्दा होगा महंगाई, बेरोजगारी। बेरोजगारी तो 83% है इंडिया में, और महंगाई तो चरम सीमा पर, उसका तो बात कोई नहीं करता है। और धनबाद में तो कुछ काम नहीं हुआ है पीएन सिंह के पीरियड में, इसलिए अब क्या काम होगा भगवान जाने। क्योंकि अब तो इंडिया गठबंधन की आप बात करें, प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर दिया है। अनुपमा सिंह को जो यहाँ से उतारा गया है, आप नए चेहरे के तौर पर अगर उन्हें देखते हैं तो क्या जनता मौका देना चाहेगी? नहीं, डुल्लू महतो को दीजिए। डुल्लू महतो को देखने का रीजन क्या है? राजनीतिक बैकग्राउंड या उनके द्वारा किए गए काम? बैकग्राउंड। प्रधानमंत्री की कई सारी योजनाएं रही है, पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो जनता उसे कैसे देखती है? जनता उसे बहुत अच्छी नजरों से देख रही है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो आपको नजर आ रहा है, 370 से लेकर कश्मीर का ये सारा समस्या उन्होंने जिस तरह 3 तलाक ये सारा उन्होंने समझाया। भावना, रोजगार हो, शिक्षा हो, पलायन हो, ये तमाम बड़े मुद्दे होते हैं राजनीति में। धनबाद की जनता क्या कहती है? जी अभिषेक। भावना, बरसों से बंद पड़ा हुआ सिंदरी खाद कारखाना खुल गया धनबाद का। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, सिंदरी खाद कारखाना खुला, रोजगारी की बड़ी समस्या का समाधान हुआ। यह भी बताया जाता है कि पीएन सिंह, सड़कों के विकास में पीएन सिंह का बड़ा योगदान माना जाता है। सांसद निधि की अगर बात करें तो 15.51 करोड़ रुपए अपने कार्यकाल में उन्होंने खर्च कर दिए हैं। 15 करोड़ रुपए के करीब उन्होंने खर्च किए हैं। साथ ही साथ अगर उनके नकारात्मक देखे जाए कार्य तो एयरपोर्ट और एम्स को धनबाद नहीं लाने का आरोप लगता है कि कोयला क्षेत्र है, बावजूद इसके एयरपोर्ट और एम्स वहां नहीं आया है अभी तक। सवाल पूछे जनता से कि सिंदरी खाद कारखाने से कितना फायदा मिल रहा है, बेरोजगारी किस हद तक समाधान हो सकती है, सड़कों के जाल, जो सड़कों का विकास हुआ है उससे क्या लाभ मिल सकता है? भावना, देखिए कई सवाल है जो कि अभी स्टूडियो में जो एंकर बैठे हैं उन्होंने पूछा है और मैं चाहती हूँ वो सवाल आप तक टॉस करूं। उनका कहना है कि सड़कों का जो जाल बिछा है, क्या पीएन सिंह को आप वो क्रेडिट देते हैं? नहीं, इसमें पीएन सिंह को कोई क्रेडिट नहीं। नितिन गडकरी के। लेकिन अपनी सांसद निधि से जो वो काम कर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने जो काम किया पिछले 15 सालों का, उनका क्या रिकॉर्ड है? उनका क्या रिकॉर्ड? कुछ नहीं है, कुछ नहीं कि हम लोग का जैसे एयरपोर्ट था वो भी चला गया, एम्स भी चला गया। अगर वो टाइट रहते तो नहीं जाता ना। एक छोटी सी मामूली से दिल्ली तक जाने वाले ट्रेन का उन्होंने कोई सुविधा नहीं दिया। इसलिए हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि हमारे डुल्लू महतो आएंगे तो ये सारी सुविधा हम लोग को उपलब्ध होगी। जो हम लोग के यहाँ मेयर थे शेखर अग्रवाल जी, उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। जो रोड यहाँ पर जो हम लोग 4 लेन से जो जुट रहा है हम लोग का रोड, वो उसके बाद यहाँ का शमशान घाट या गोल ग्राउंड देखिए, उनका विकास दिखता है। आप एक मजबूत नेता की तलाश में है क्या? जी हाँ, एकदम मजबूत नेता का तलाश में है, जो ठोस हो, जो लड़ करके हम लोग को यहाँ का हक दिलवाए। हम लोग का एयरपोर्ट का मांग है, कम से कम एयरपोर्ट और एक बढ़िया हॉस्पिटल तो धनबाद में होना ही चाहिए। यानी कि आप एम्स की बात कर रहे हैं जो कि इस समय गोड्डा पहुंच चुका है। हाँ, गोड्डा पहुंच गया, देवघर पहुंच गया ना, देवघर पहुंच गया। हम लोग चाहते थे कि यही धनबाद में रहे, मगर हमारे सांसद जी कुछ नहीं कर पाए, न उसको रोक पाए। भावना, मुझे लगता है कि दर्शकों तक सवाल सीधे नहीं पहुंच रहे। दर्शकों से ये पूछिए कि सांसद जो भी कार्य केंद्र के होते हैं उसको धरातल पर उतारने का काम सांसद करते हैं। धनबाद में पासपोर्ट ऑफिस किसने बनवाया? भाजपा की सरकार में बनी, पीएन सिंह सांसद रहे वहां पर। अगर गैस पाइपलाइन सप्लाई की बात करें तो धनबाद में गैस पाइपलाइन सरकार सेवाओं का काम शुरू करने का काम पीएन सिंह ने किया, भाजपा की सरकार में ये काम किए गए। और आईआईएम को आईआईटी का दर्जा पीएन सिंह के कार्यकाल में ही मिला है। यह अलग मुद्दा है कि डुल्लू महतो ज्यादा चर्चित लोकप्रिय नेता है, लेकिन दोनों एक ही पार्टी के प्रत्याशी हैं। बीजेपी के ही पीएन सिंह थे, पीएन सिंह की जगह इस वक्त डुल्लू महतो को टिकट दिया गया है, लेकिन पार्टी के स्तर पर तो ये कार्य हुए हैं। क्या दर्शक, जो जनता आपके साथ जुड़ी हुई है, उनकी जानकारी में ये बातें हैं? सवाल सीधे पूछिए उनसे। देखिए, आईआईएम की अगर बात की जाए तो आईआईटी का दर्जा मिला, इस तरीके से जो है अब सवाल जो एंकर है वो पूछ रहे हैं। और आप लोग जनता भी है, आपने चुनाव भी करना है अपने नेता का, तो आपको नहीं लगता है कि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान काम हुए? हाँ, काम हुआ है। धनबाद में आईआईटी जैसे आईएसएम था, उसको आईआईटी का दर्जा मिला, ये बहुत बड़ा काम है। उसके बाद यहाँ पर जो पानी की समस्या थी विगत 15 साल में, उसके लिए मैथन से यहाँ पर परियोजना को लाया गया। उसके बाद एक स्कूल भी यहाँ बहुत बढ़िया खुला है। काम विकास का हुआ है, हो ही रहा है, विकास का कार्य हो रहा है, विकास कार्य में कहीं कमी नहीं।
अभिषेक एक बात समझिए, जो अभी तक मैंने बात की है और जो चीजें अभी आप भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इनका एक आकलन ये है कि जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा कि कि एयरपोर्ट का क्या हाल है और एम्स को लेकर जो नाराजगी है वो लोगों में ज्यादा देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि उनका कहना है कि बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही है, जिस वजह से बाहर जाना पड़ता है बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज कराने के लिए। यानी कि दो ये बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर, एक तरफ एयरपोर्ट और दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बनने वाला एम्स, जो कि वो यहाँ नहीं बन सका। ऐसे में लोगों का कहना है कि लीडर्स के कार्यकाल में काम तो हुए हैं, लेकिन एक मजबूत, एक दबंग नेता की तलाश जो है यहाँ के लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक मजबूत, एक दबंग नेता की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अगर पूर्व सांसद की बात करें, हम पीएन सिंह की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की जंग है, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की जंग है। अब अभी तक INDIA ने अपना चेहरा साफ नहीं किया, चुनाव के बाद करेंगे। अगर उसकी बात करें तो सांसद के रिपोर्ट कार्ड को देखें अगर, तो 345 दिन सदन चला, जिसमें 307 दिन 307 पीएन सिंह संसद में, सदन में उपस्थित रहे जनता के सवालों को लेकर। भले धरातल पर जनता तक पहुंच ना पाए, या ये मानकर चलें कि आज की तिथि में जो लोग भी खड़े हैं वो यही जनता को ये समझना होगा कि आखिर किसके कार्यकाल में क्या विकास हुआ। अगर बात करें IIT को ISM बनाने की, ISM को IIT बनाने की, वो भी भाजपा की सरकार में हुआ है, अगर केंद्र से आया है। लेकिन यह सच है कि धनबाद कोयले की राजधानी मानी जाती है और वहां एयरपोर्ट ना होना यह दुखद है, एम्स का वहां ना होना, क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। झरिया का पूरा क्षेत्र सड़क के नीचे आग लगी हुई है, कभी भी वो क्षेत्र गिर सकता है। ऐसे में एक बड़े अस्पताल की निश्चित तौर पर जरूरत है, नहीं तो इधर उधर भागना पड़ता है। बने रहिएगा भावना हमारे साथ। मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ गए हैं, रुक करते हैं मनोज का। मनोज, धनबाद का रण दिलचस्प हो गया है। पिछले 2 बार के सांसद विद्युत बरण महतो टकराएंगे इस बार विधायक बहरागोड़ा समीर मोहंती के साथ। नजारा कैसा होगा, क्या कहती है जनता? मनोज, देखिए निश्चित तौर पे इस बार का जो पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार विद्युत बरण महतो ये लगभग 3 लाख से ज्यादा वोटों से, 3,45,000 वोटों से वो जीते थे। उस व्यक्ति को हराए थे जो आज अभी राज्य का मुखिया है, मुख्यमंत्री है, चंपाई सोरेन को हराए थे। बिल्कुल, उनको हरा कर गए थे। आप इस वक्त कांड्रा में खड़े हैं, खूंटी लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। आज की अगर बात करें तो कई लोगों का नॉमिनेशन रद्द हो गया है। मनोज, अगर खूंटी के रण को देखें हम तो ये नजर आ रहा है कि महज 7 उम्मीदवार, खूंटी में 9 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र रद्द हो गया है। अब सिर्फ 7 उम्मीदवार बचे हैं, जिसमें अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा भी है। बसंत लोंगा का क्या हुआ, ये पूरा नाम जब तक डिटेल ना आ जाए तब देखा जाएगा। अर्जुन मुंडा का सीधा मुकाबला कालीचरण मुंडा के साथ है, और कालीचरण मुंडा को हम टक्कर देने के लिए कह लें या अर्जुन मुंडा के वोट में सेंधमारी करने को कह लें, बसंत लोंगा मैदान में उतर चुके हैं। GMM से हैं लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कितना प्रभावित करेंगे चुनाव को बसंत लोंगा? मनोज, देखिए निश्चित तौर पे अगर कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हो या विधायक हो और वो अगर निर्दलीय रूप से अगर जब चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी महागठबंधन को ही इसका नुकसान होगा। हमारे साथ यहाँ की जनता है, तो जनता से जानने की कोशिश करते हैं इस बार का जो रण है अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा, क्या लगता है कि ये दोनों व्यक्ति में कौन ज्यादा प्रभावशाली है? अर्जुन मुंडा तो हर मामले में उनसे ज्यादा प्रभावशाली है। अगर आप देखेंगे तो अर्जुन मुंडा जी के लिए खूंटी लोकसभा नया था, फिर भी क्या हुआ कि बहुत मामूली मार्जिन से जीते थे। लेकिन ये 5 साल का बीच में जैसा जैसा खूंटी में उनके द्वारा बहुत बड़ा स्तर पे मेडिकल कैंप लगाया गया, रोजगार के लिए शिविर लगाया गया, लोग अब अर्जुन मुंडा के काम से परिचित हो चुका है। और कालीचरण मुंडा जी के पास में वैसा कुछ उपलब्धि नहीं कि वो बता पाए, इसलिए कोई दोनों में मुकाबला नहीं दिखता है। बार बार दिखता है, ऊपर से मोदी सरकार का काम है जिसमें मुंडा जी काफी आगे दिखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक लीडर वहां पर निर्दलीय लड़ता है, वो कितना प्रभावित करेगा चुनाव? वो अर्जुन मुंडा को ही मदद पहुंचाएगा, क्योंकि वहां पे कुछ ध्रुवीकरण हमको जैसा लगता है कि ईसाई वोट का भी होगा, जो कि GMM तरफ बटेगा और कांग्रेस में आपस में बटेगा। सही आपने कहा कि देखिए निश्चित तौर पे सर एक चीज बताएं कि खूंटी का जो रण है, खूंटी का, हालांकि अभी अर्जुन मुंडा है, कालीचरण मुंडा है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक लीडर थे, वो निर्दलीय आगे हैं, तो इन तीनों के बीच जो मुकाबला होगा वो कैसा होगा? मुकाबला तो बढ़िया ही चलेगा, लेकिन हमको अपना अनुमान जो है उसके हिसाब से अर्जुन मुंडा जी इसमें अच्छे पोजीशन में है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए
कौन ऐसा काम अर्जुन मुंडा जी किए हैं उस क्षेत्र में जिसको लेकर जनता जो है कि लगता है कि उनके लिए ही हर जगह हम जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का नाम आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, सड़क का काफी निर्माण हुआ है, आवागमन हुआ, और कृषि मंत्री बनने के बाद कृषि मेला लगाए हैं, बहुत सा किसानों को उसका लाभ मिला है। एक तो जनजातीय मंत्रालय से काम हो ही रहा था, फिर बाद में कृषि मंत्रालय से जितना समय मिला उसमें भी काफी काम किए हैं, उसका काफी लाभ मिलेगा मुंडा जी। निश्चित तौर पर देखिए, देश के प्रधानमंत्री आते हैं खूंटी में और उसके बाद में यूं कहे कि बिरसा मुंडा के गांव आते हैं, ये पहला प्रधानमंत्री, तो उसका असर दिखेगा क्या इस इलाके में? हाँ, पूरा दिखेगा, पूरा देश में दिखेगा। तो वहाँ पे अलग अछूता रहेगा क्या? पूरा देश में दिखे। और अर्जुन मुंडा तो वहाँ के लिए समझ जाइए कि खड़ा हो गए हैं, तो वहाँ का कल्याण है पूरा क्षेत्र का, खूंटी का। सही आपने कहा कि देखिए एकलव्य विद्यालय भी इन्होंने खोला यहाँ पर, और यहाँ तक कि एकलव्य विद्यालय के साथ साथ यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोला जाना था, लेकिन मेडिकल कॉलेज जो है नहीं खुल पाया राज्य सरकार के कारण। सर, अर्जुन मुंडा अपने क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है, जो जनता कह रही है, आप क्या मानते हैं? देखिए, अर्जुन मुंडा का छवि लोग, झारखंड के लोग उनके चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल में जाने, उन्होंने अपना एक राजनीतिक पहचान बनाया, और अर्जुन मुंडा को इस बार सबसे ज्यादा सहयोग करने जा रहा है ये जो जेएमएम का 5 साल का कार्यकाल है जो फेलियर हुआ। तो चूंकि जब वो पिछली बार नहीं थे और इस बार मंत्री के रूप में, और देश में उन्होंने पहचान बनाया है छद्म किसान आंदोलन को, जिस तरह से उन्होंने साइलेंट किया है, तो उनके झारखंड से ऊपर उठ के राष्ट्रीय स्तर पर छवि बनी है। तो अर्जुन मुंडा के लिए बहुत ही सकारात्मक माहौल है इस बार, और अर्जुन मुंडा हमको लगता है पिछली बार जो बहुत कम मार्जिन से विजयी हुए थे, इस बार लैंडस्लाइड विक्ट्री है उनके लिए। सही आपने कहा कि देखिए निश्चित तौर पे लोग, यहाँ के लोगों का यही मानना है कि पिछली बार जो मार्जिन था वो तो मामूली मार्जिन था, लेकिन इस बार का जो मार्जिन होगा वो पूरा देश देखेगा। जी बिल्कुल, इस बार का जो मार्जिन होगा वो पूरा देश देखेगा। मनोज, अर्जुन मुंडा का जब नाम आता है तो किसान आंदोलन का नाम भी जुड़ जाता है। कृषि मंत्री रहे हैं, अभी केंद्र सरकार में कृषि मंत्री भी रहे हैं। खूंटी ज्यादातर किसानों का क्षेत्र है, लेकिन नक्सल प्रभावित भी है। कहीं बहुत बड़ी तादाद में अफीम की खेती भी होती है। लगातार पुलिस इस फसल को नष्ट करती रही है। क्या कहती है जनता कि आखिर खूंटी में किसानों के क्या हाल है जब उनके क्षेत्र के सांसद केंद्र में कृषि मंत्री हैं? मनोज, पास में कार्यकाल नहीं रहा, लेकिन जो इलाका है, पूरे खूंटी का जो इलाका है, ये किसानों का इलाका है, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहां अफीम जैसा खेती यहाँ पर लोग करते हैं और जिसको लेकर पुलिस लगातार नष्ट करती है, तो कितने किसान की उम्मीद पर खड़ा उतरेगा अर्जुन मुंडा? देखिए, किसानों के लिए जितना बेहतरी हो सकता था उन्होंने किया है। राष्ट्रीय स्तर पे जो मेला लगता था उसको खूंटी पे ले आए, धरातल पे ले आए, झारखंड में चाईबासा में भी लगा और अलग अलग जगहों पे लगा, तो उसका किसानों को लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्नत कृषि होगा तो उससे किसान को लाभ मिलना ही है। सही आपने कहा, किसान ये आंदोलन हुआ, ये बड़ा आंदोलन था, पूरा देश का निगाहें उस किसान आंदोलन पर था, लेकिन इस बार के आंदोलन को अर्जुन मुंडा ने बहुत जल्द, बहुत बढ़िया से टैकल कर दिया। इस बार अर्जुन मुंडा जी ने मतलब किसान आंदोलन का कल ही खोल के रख दिया, और किसान आंदोलन उनका इरादा ही दिख रहा था कि वो काफी आक्रामक और देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने जिस बुद्धिमत्ता से काम लिया वो किसान आंदोलन बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं डाल सका। और लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक छवि इस इलाके में कि जहां वो आते हैं उसमें भी आदिवासी यानी भगवान बिरसा मुंडा के गांव जाते हैं, परिवार के लोगों से मिलते हैं, तो वो कितना असर कर रहा है इस इलाके? निश्चित असर करेगा, क्योंकि आज आदिवासी दिवस हो या बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती मनाना हो या उनका जो स्थानीय गांव है उसको विश्व स्तर या भारत के पटल पर उभार कर लाना हो। आज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि खूंटी जैसा सुदूर इलाका में ड्रैगन फ्रूट का खेती होता है, और इस तरह का कई सारे ऐसा योजना है। जो अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री थे या इससे पहले आदिवासी कल्याण मंत्री थे, तो कई मतलब बड़े बड़े आयाम उन्होंने स्थापित किए, और इसका परिणाम मोदी जी का, जैसे हम लोग सुनते हैं कि डबल इंजन का सरकार है, तो हमको अब लगता है कि खूंटी डबल इंजन का सरकार के रूप में उसको हम लोग मान सकते हैं कि खूंटी में दोहरा विकास हुआ है। सही आपने कहा कि देखिए खूंटी में डबल विकास हुआ। हमारे साथ कुछ युवा भी है। सर, ये बताएं कि अर्जुन मुंडा जी का एक छवि पूरे देश में तो अलग है ही, केंद्रीय मंत्री बने, उसके बाद केंद्रीय मंत्री के साथ साथ कृषि मंत्री, हालांकि ज्यादा दिन तक समय नहीं मिला, कृषि प्रधान देश है और कृषि मंत्री बनते हैं, वो कितना असर अपने इस क्षेत्र में करेगा? देखिए, वोट तो हमारे को मोदी जी के नाम पे पड़ेगा। अर्जुन मुंडा जो है वो मंत्री हैं,
मगर मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हीं के नाम में वोट पड़ेगा। और विपक्ष जो बोलता है, बार बार विपक्ष बोलता है कि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने कम से पहल तो किया, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो मकान वाला बन होना हो, वो सब तो काम किया उन्होंने। विपक्ष हमेशा बोलता रहा कुछ नहीं किया, मगर उन्होंने पहल तो किया। मनोज बने रहिएगा हमारे साथ। निश्चित तौर पर अर्जुन मुंडा ने कई काम किए। एक बार रुक करते हैं राजेश का। राजेश हमारे साथ रांची लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। राजेश, राम टहल चौधरी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 5 बार सांसद रह चुके हैं। 2019 में उनका टिकट कट गया, संजय सेठ को टिकट मिला। इस बार कांग्रेस में गए, कांग्रेस से टिकट की उम्मीदें लगाई, लेकिन लगता है कि सपने चकनाचूर हो गए। उन्होंने कहा भी उनके साथ तो धोखा हो गया। अब इस धोखे के बाद राम टहल चौधरी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। संभव है एक बार फिर रांची से ताल ठोके, निर्दलीय चुनाव लड़े। पिछली बार जमानत जब्त हो चुकी है। इस बार जनता की क्या राय है राम टहल चौधरी को लेकर? राजेश, देखिए, राम टहल चौधरी तो जो कदम उठाया उन्होंने, आपने देखा कि 2019 में जब टिकट कटा था उस समय भी वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतर गए थे और लगभग 29 साढ़े 29 हज़ार वोट लाया था उन्होंने। देखिए, पार्टी का बैनर अलग होता है, अब कैडर अलग होता है, दोनों काम करता है तब कहीं कोई प्रत्याशी को जीत हासिल होती है। इस बार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कहते हैं, घर वापसी करेंगे, बीजेपी में वापस आएंगे या फिर चुनाव लड़ने का इरादा है उनका। क्योंकि कांग्रेस तो गए थे और बाकायदा बहुत शौक से गए थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि रांची लोकसभा क्षेत्र से उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी बनाएगी। अपना पूरा बायोडाटा वगैरह सब देकर आए थे। हमारे साथ हैं कई लोग हैं, हम जानेंगे। आप ये बताइए कि राम टहल चौधरी बीजेपी छोड़कर राजेश, पहला सवाल पूछिए कि राम टहल चौधरी के बारे में क्या समझते हैं? अच्छा, तो राम टहल चौधरी यहाँ से 5 बार सांसद रहे, एक बार फिर से लगता है कि चुनाव लड़ सकते हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, जैसा कि उनका जो कार्य था, उन्होंने दल बदला, पार्टी चेंज करके जो उन्होंने किया, तो उनसे उनकी जो जनता है उनसे थोड़ी नाराज है। क्या मतलब वो बीजेपी छोड़ के गए, चुनाव लड़ेंगे तो कोई नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं, नुकसान तो नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आप आइए, आप इधर आइए। आपको लगता है कि राम टहल चौधरी के बारे में क्या कहना है? वो छोड़ के चले गए थे, फिर शायद उतर सकते हैं, कांग्रेस गए, वहां से निराशा हाथ लगी। जैसे बीते जो चुनाव हुआ था 2019 में, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हमारे कैंडिडेट संजय सेठ जी थे, तो उन्होंने क्या रिजल्ट आया आप सभी को पता है कि लगभग 20 से 29 हज़ार उनको वोट आया है। देखिए, पार्टी जो हमारी है भारतीय जनता पार्टी अगर होती है, देश में के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं, सिंबल को चुनते हैं। जो भी कैंडिडेट होते हैं वो चेंज होते हैं, विचारधारा उनकी रहती है। और राम टहल चौधरी जी का लगाव रांची लोकसभा क्षेत्र के जनता में रहा था, उन्होंने कार्य भी किया। लेकिन अगर आप पार्टी के स्टैंड जिसने आपको व्यक्तित्व दिया उससे हट कर अगर आप कार्य करते हैं तो जनता जागरूक है, वो समझती है। जनता पार्टी के साथ ज्यादा अधिकतर वही विशेष से नहीं। आप ये बताइए कि राम टहल चौधरी के बारे में क्या कहना है आपका? वो छोड़ के चले गए बीजेपी, फिर कांग्रेस गए। देखिए, राम अटल चौधरी जी को पार्टी छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, उसे पार्टी में रह के ही काम करना चाहिए था। और अपना व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना ये उचित नहीं है। और जाने से, उनके पार्टी छोड़ने से पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये बताइए कि आप वो 5 बार के सांसद थे, संजय सेठ एक बार के सांसद हैं, फिर से मैदान में, तुलना कीजिए कि आप कौन अच्छे सांसद हैं? तो संजय सेठ जी ज़्यादा अच्छे हैं, जो 5 बार के सांसद हैं, वो 5 साल के कार्यकाल में ये बहुत काम किए, तुलनात्मक रूप से बहुत काम किए। बहुत काम। आप आइए, आप ये बताइए कि आप इस बार सांसद संजय सेठ को आप जानती हैं? मैं जानते हैं। यहाँ के सांसद एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, क्या कैसा रहा है उनका काम? उतना भी हमको मालूम नहीं है, लेकिन मोदी जी को हम जानते हैं। मोदी जी बहुत हेल्प किए हैं, राशन क्या हेल्प किए हैं? बहुत हेल्प किए हैं, राशन फ्री में खिला रहे हैं, लॉकडाउन से खिला रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन वोट भी देना है उन्हीं का। मतलब वोट देना है किसको? संजय सेठ को नहीं देना है? देना है, और मोदी जी को भी देना है। मोदी जी को देना है, यानी संजय सेठ के माध्यम से मोदी जी को देना है। हम लोग को बहुत हेल्प किया है। आप देखी है संजय सेठ को?
देखे नहीं लेकिन जानते हैं। हाँ, किसी के काज कैसा किए हैं इसके बारे में नहीं पता है, बहुत पता नहीं है उतना, और मैंने हमने कुछ जानते हैं न रैली में जाते हैं, लेकिन इतना पता है कि हम लोग का मोदी जी किए हैं। मोदी जी ने बहुत किया है। हाँ, इसलिए मोदी जी से भी फ्री में राशन खिलाए हैं, दे रहे, अभी तक दे रहे हैं। गैस उस बांटे हैं, गैस भी मिला है। और क्या क्या मिला? अब महिलाओं के लिए क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किए हैं, और उतना भी हमको भी जानकारी नहीं है क्योंकि हम भी घर में रहते हैं। अगले बार से आप चुनाव भी लड़ सकती है, 33% रिजर्व हो गया सीट। हाँ, ठीक। अभी भी लड़ सकती थी, लेकिन अगली बार से 100 में से 33 महिलाओं को, यह है पता आपको? उतना पता नहीं है सर, लेकिन हम जो जान रहे वो बता रहे हैं, उतना फिर हम बाहर। चलिए देखिए, ये आप बताइए कि राम टहल चौधरी ने कैसा काम किया और संजय सेठ ने कैसा काम किया? छोड़ के चले गए, वो पार्टी बड़ी होती है या व्यक्ति? पार्टी कभी भी पार्टी ही बड़ा होता है, क्योंकि पार्टी से। राजेश बने रहिएगा हमारे साथ, उनसे जरूर बात कीजिए। एक बार भावना का रुख करते हैं, धनबाद से भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, विपक्ष निशाना बना रहा है, सरयू राय भी निशाना बना रहे हैं ढुल्लू महतो को लेकर कि उनकी छवि पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2-2 साल की 2 बार सजा हो गई है, आपराधिक छवि के रहे हैं। ऐसे में जो जनता आपके साथ इस वक्त है, जनता क्या समझती है उनके आपराधिक कृत्यों पर? क्योंकि भाजपा का कहना है कि ज्यादातर मामले सड़क जाम के हैं, ज्यादातर मामले आंदोलन के हैं। और धनबाद की अगर बात करें तो धनबाद को कोयला चोरों का गढ़ बताया जाता है। कोयला तस्कर इस कदर हावी है कि वहां पर सीआरपीएफ की टीम पर हमला हो जाता है। हालांकि ये झारखंड पुलिस की समस्या, झारखंड पुलिस को निपटना है, लेकिन ये सवाल मैं इसीलिए उठा रहा हूं कि ढुल्लू महतो बहुत बेबाकी से धनबाद के पूर्व एसपी और आईपीएस संजीव कुमार को कटघरे में खड़ा करते रहे कोयला तस्करों को संरक्षण देने के मामले में। भावना, बिल्कुल अभिषेक, जनता से समझ लेते हैं कि जिस तरीके के आरोप ढुल्लू महतो पर लगते हुए आए हैं, उसके बाद जनता उन मुद्दे को लेकर क्या सोचती है। सबसे पहले तो मेरा सवाल ही आपसे ये है कि कई तरीके के आरोप ढुल्लू महतो पर लगते हुए आए हैं, और एक तरीके से विपक्ष जो है उनका साफ कहना है कि छवि जो है ढुल्लू महतो की सही नहीं है। इसको लेकर आम जनता क्या सोचती है? देखिए, नेता ढुल्लू महतो बहुत बड़े नेता हैं, मजदूरों के नेता हैं, पब्लिक लोग के नेता हैं। उन पर जो भी केस है मजदूर लोग के लिए, पब्लिक लोग को लेकर के ही केस है। पर्सनल कोई केस नहीं है, अपना इशू लेकर के कोई भी केस नहीं है। कार्यकर्ता को लेकर के ही जो भी केस हुआ है उन पर हुआ है, और कार्यकर्ता के लिए कोई कुछ करता है भलाई तो केस होता है तो होता है। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर? वही कार्यकर्ता का ही जो केस है उनका ऊपर बनता है, अपना केस पर्सनल कोई नहीं है। अगर कोई कार्यकर्ता को पुलिस तंग कर रहा है या कोई आदमी तंग कर रहा तो वो गए हैं वहाँ पर, यही किए हैं। अच्छा, हम एक बात और समझना चाहेंगे कि क्योंकि कोयलों की खदानों का क्षेत्र है ये, और ऐसे में तस्करों पर भी नकेल कसने की कोशिश की जाती है। प्रशासनिक भी अगर तरीके से देखें तो कई घालमेल नजर आए थे, जिसको लेकर ढुल्लू महतो जो है काफी आक्रोशित हुए थे। आपने वो तमाम चीजें देखी होगी। कोयले की तस्करी तो मैडम कोई भी आ जाए, ये थोड़ी बहुत कम हो सकती है, मगर रुकना बिल्कुल असंभव है। लेकिन ढुल्लू महतो ने जैसे एक्शन लिया और पुलिस प्रशासन के भी कई वर्दीधारी लोगों को खींचा इस पूरे मामले को लेकर। जी मैडम, ऐसा है, हो सकता है, हमारी नजर में वो नहीं है ढुल्लू महतो ने इस विषय पे क्या किया। आपका क्या कहना है? हाँ, ढुल्लू महतो अभी एक्शन लिए हुए थे। कोयला जो चोरी हो रहा था उसके लिए यहाँ का एसएसपी साहब को बदली भी हुआ है। इस पर उन्होंने ये किया था कि यहाँ की चोरी जो कोयले की हो रही है उस पर लगाम हो, लेकिन इसमें प्रशासन पूरी तरह फेल है। अच्छा, बात बताइए, क्या वाकई में ढुल्लू महतो कोई आपराधिक छवि वाले व्यक्ति है या उनके ऊपर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं? क्योंकि केसेस तो जो है कई तरीके के उन पर लगाए गए। नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं है उनके पे, कि सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स होते रहता है, राजनीति में उठा पटक होते रहता है, और कोई बात नहीं है। जी, जिनका नाम होता है वही बदनाम होता है। जो अच्छे काम करेंगे वो बदनाम होंगे ही। चलिए अभिषेक, सुन लीजिए, जनता भी आजकल फिल्मी डायलॉग जो है मारने लगी है कि जिसका नाम है वही बदनाम है। तो आप समझ लीजिए कि ढुल्लू महतो को लेकर यहाँ की जनता क्या कह रही है। बिल्कुल भावना, ढुल्लू महतो को लेकर विपक्ष का जो आरोप है, आपके आसपास खड़ी जनता, आपके आसपास खड़े जो लोग हैं वो ये साफ कर रहे हैं कि ये जो आरोप लगे हैं, जिन मामलों में सजा हुई है, ये मामले राजनीति से जुड़े मामले हैं और निश्चित तौर पर राजनीतिज्ञों पर आरोप लगते रहे। लेकिन मुकाबला इस बार बिल्कुल स्वच्छ छवि की अनुपमा सिंह के साथ है। कहीं ना कहीं जनता, और जो धनबाद की आबादी बताती है कि आधी आबादी
महिलाओं की जनसंख्या वहां ज्यादा है, महिलाओं की जनसंख्या वहां पर महिला वोटर्स ज्यादा है। अगर कंपैरिजन करके देखें तो क्या नतीजे निकल कर आते हैं सामने। फाइट टफ होने वाली है क्योंकि दोनों ही लोगों के जनाधार अपने अपने क्षेत्र में है। बने रहिए। खूंटी से हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं और रांची लोकसभा क्षेत्र से राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अर्जुन मुंडा की बात करें, खूंटी से बंदगांव बाईपास रोड बनना एनएचआई ने मंजूरी दे दी है। मार्च में ही शिलान्यास होना था। 1100 करोड़ की परियोजना है। इस सड़क के बनने से कितना लाभ होगा खूंटी वासियों को? खूंटी की जो जनता है इसका डिमांड बहुत पुराना डिमांड था कि इस डिमांड को लेकर जनता ने जब ये चुनाव में आए थे पहली बार तो जो लोगों से वादा किए थे और लोगों का ये डिमांड था कि इस जो योजना है एनएच का जो यहाँ पर निर्माण होना है ये इसका डिमांड था और जिसके चलते वो सब कुछ पूरा हो गया। हालांकि चुनाव आचार संहिता लग गया, आचार संहिता के कारण मामला अभी लटक गया, उसके बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज अभी अर्जुन मुंडा जी की हम बात करें, अर्जुन मुंडा जी के जब तक खूंटी विधानसभा क्षेत्र जो एक एनएच का निर्माण की बात चल रही थी, हालांकि अभी तो आचार संहिता लग गया, रुक गया, वो कितना फायदा मिलेगा इससे? खूंटी जो है वो समझ लीजिए तो छत्तीसगढ़ से सबसे सीमावर्ती जगह है और एनएच से अगर जुड़ता है क्या अर्जुन मुंडा जैसे विकास पुरुष जब वहाँ के प्रतिनिधि है तो निश्चित है कि वहाँ पे सर्वांगीण विकास होगा। तो खूंटी का जो एक सुदूर इलाका कहा जाता था वो व्यापार का केंद्र बनेगा, रांची से भी बहुत निकट है और कई सारा योजना एनएच का वहाँ पे पूरा हो चुका है और अभी भी उम्मीद है कि और भी एनएच बनना है। निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री कौन ऐसा काम किए लगता है कि पूरा देश जो एक बार बोलता है 400 पार? नरेंद्र मोदी का एक काम हो तो गिनाया जाए, मतलब जल थल और आसमान, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां उनका उपलब्धि को कम शब्द में हम मतलब बता पाएंगे। अगर आप देखा जाए तो समाज का हर वर्ग को देश को एकता में जोड़ना, जो विकसित भारत का वो संकल्प बताते हैं वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। वो मतलब पूरा देश को लग रहा है कि वो विकसित भारत बन सकता है और ये मोदी है तो मुमकिन है और मोदी का गारंटी पे विश्वास है। सही बात कहा आपने, मोदी के गारंटी पे लोगों को भरोसा है। इस बार जो है मोदी की गारंटी चल रहा है। मोदी का प्लस पॉइंट है मोदी जी का जो हिंदुत्व की बात करता है, जो हिंदुत्व का बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वो तो ठीक है लेकिन विकास जरूरी है ना, रोजगार जरूरी है ना। कैसे नहीं हो रहा? विकास तो हो रहा, कहाँ किसान मर जा रहा है, नहीं तो हर साल कुछ ना कुछ तो मरता था, किसान आत्महत्या करता था, लोन पे लीजिए चाहे जो चीज पे भी ले लीजिए। अभी कहाँ सुन रहे कि किसान आत्महत्या कर रहा है? मेरे को तो नहीं कहीं सुनने में आया और आप लोगों के पास न्यूज है तो बताइए कहीं किसान आत्महत्या कर रहा है। देखिए देश के प्रधानमंत्री की बात हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने 500 साल पर एक मंदिर का जो मुद्दा था वो उस मुद्दा को तो इन्होंने कौन कर दिया। हाँ, मंदिर बना दिए, इससे बड़ा बात और देश के लिए कुछ हो नहीं सकता है और दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हर देश में भारत का जय जयकार हो रहा है, ये सिर्फ मोदी के कारण ही हो रहा है और मोदी के सिवा हम लोग कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। इस बार 400 पार, इस बार 400 क्या 450 का आंकड़ा पार करेगा और हर एक घर में मोदी का ही जयकारा गूंजेगा। ऐसा मोदी जी के कामों से लग रहा है क्योंकि अभी भारत का जो रेशियो अर्थव्यवस्था में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, जो उन्होंने एक दबदबा बनाया, दबदबा इन द सेंस नेगेटिव सेंस नहीं इनको लीजिएगा, एक अपना जो मैंने स्थापना किया भारत का, वो इससे पहले के जो भी राजनीतिक पार्टी थे वो कर नहीं पाए, अक्षम रह गए, जिसके चलते आप देखिए नतीजा जो है ढाक के तीन पात अभी बने बैठे हैं बाकी राजनीतिक दल जो भी है। मैं उनकी बुराइयां नहीं कर रहा हूँ लेकिन मोदी जी का जो है खाली विकास मंदिर तक ही नहीं है, वो हिंदुत्व तक ही नहीं है, वो हर एक देश हमारे साथ रुक करते एक बार राजेश हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। राजेश, राम मंदिर का सपना साकार हुआ है, वर्षों बाद लोगों का इसके साथ काफी जुड़ाव रहा है, आत्मीय संबंध रहे हैं, कई सालों तक मामला पेंडिंग रहा। आखिरी सवाल है, वक्त की पाबंदी है, जल्दी सवाल पूछिए अपने साथ, आपके साथ जो लोग खड़े हैं। राम मंदिर का मुद्दा, राम अयोध्या में श्री राम का जो शिलान्यास हुआ है राम मंदिर का, राम लला आ गए हैं, कितना कारगर होगा इस चुनाव में भाजपा की राजनीति के लिए? अपने लोगों से पूछते हैं, राम मंदिर बना यहाँ, आप देखिए कि वो कितना महत्वपूर्ण विषय है। आज हम सभी हिंदुओं के बीच में एक राम मंदिर जो 500 साल से विवादित चलता आ रहा था, आज वो भाजपा सरकार ने के बाद जो है ना, हम सभी गर्व की बात है, आज हिंदू समाज की गर्व की बात है कि वो सॉल्यूशन हो गया और राम मंदिर हम लोग अपने आप में देख लिया आंखों से। हमारे आप बताइए राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर हम लोग एकदम मतलब जो 5 बीजेपी की उपलब्धि है। हाँ, बीजेपी की उपलब्धि है। खुश है? हाँ, खुश है हम। इतने सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई।
आप बताइए, राम मंदिर एक विषय हो सकता है चुनाव में, इसके प्रभावित होकर लोग वोट कर सकते हैं बीजेपी को? जरूर हो सकता है, क्योंकि हिंदू जो होगा वो जरूर वोट देगा भाजपा को, क्योंकि भावना बने रहिएगा राजेश हमारे साथ, भावना से जुड़ते हैं। भावना, सीधा सवाल, आखिरी सवाल आपके साथ, जो दर्शक खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं, एक ही सवाल पूछिए। मोदी की गारंटी देश में चल रही है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा जा रहा है। क्या विपक्ष से भी ऐसा कोई प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहती है जनता? मुझे लगता है कि आधी आबादी से बात कर लेनी चाहिए। महिला हमारे साथ है। एक सवाल है जिसका एकदम स्पष्ट जवाब चाहते हैं हम आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प में क्या विपक्ष में कोई बड़ा चेहरा आप देख पा रही? नहीं देख पा रहे। कोई भी एक ऐसा लीडर इंडिया गठबंधन में, चाहे राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी? कोई नहीं। मोदी जी के विकल्प में? हाँ, कोई नहीं। चलिए, आपकी क्या राय है? कोई नहीं। विपक्ष में तो कोई नेता है ही नहीं। कोई टक्कर में? कोई नजर भी नहीं आ रहा, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी या ममता बनर्जी? दोनों नहीं, मोदी। चलिए अभिषेक, बड़े तरीके से और अपनी बात को शालीनता से रख दिया जनता ने, जो कि अभी आपने सुना। जी, सवाल साफ था, जवाब भी बिल्कुल साफ होकर सामने आ गया भावना कि दूर दूर तक जो गठबंधन का चेहरा उभर कर सामने नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं ये गठबंधन के लिए ही चुनौतियां खड़ी कर दे रहा है, भले इसे लोकतांत्रिक तरीका कहा जाए। बहरहाल बहुत धन्यवाद मनोज आपका, बहुत धन्यवाद भावना आपका, बहुत धन्यवाद राजेश आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।